गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 10वीं का गणित विषय का प्रश्नावली नंबर 3.5 का अध्ययन किया, जिसमें हमने प्रश्नावली 3.5 का पहले और दूसरे प्रश्न का अध्ययन किया। अब हम प्रश्न नंबर 3 जो कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। इसको अपने प्रतिस्थापन विधि से भी करना है और वज्र गुणन विधि से भी करना है। ये आप आपस में कर लेंगे। आज हम प्रश्न नंबर 4 निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल अगर ये अस्तित्व में हैं तो उनको बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसी संबंधित जो प्रश्न नंबर 4 है, इन समस्याओं को हमें हल करना है। तो पहली समस्या है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। जैसे कि हम छात्रावास में रहते हैं तो वहाँ महीने का जो व्यय होता है वो फिक्स होता है, नियत है, निश्चित है। वो मासिक व्यय जैसे जो किराया है वह इतने रुपए लगेंगे महीने का। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है जो कि निश्चित है। वह शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि कितने दिन भोजन लिया गया, कि आप कितने दिन तक भोजन लोगे, बाकी किराया उसके ऊपर डिपेंड करता है। शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि आपने कितने दिन तक भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो कि 20 दिन भोजन करता है, वो हॉस्टल में रहता है, इन छात्रावास में रहता है, और उसने 20 दिन तक भोजन लिया वहाँ पे, तो उसे 1,000 रुपये छात्रावास के व्यय के रूप में अदा करने पड़ते हैं। यानी 20 दिन के खाने में और जो छात्रावास का व्यय है, कुल मिला के उसको 1,000 रुपये देने पड़े, व्यय करना पड़ा उसको। जबकि जो छात्र बी है को जो 26 दिन भोजन करता है, वो भोजन कितने दिन लेता है, 26 दिन, तो छात्रावास व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय व प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब नियत व्यय जो कि फिक्स होता है, अब 500 रुपये, 700 रुपये, 1,000 रुपये जो कि हॉस्टल चार्जेज फिक्स किए जाते हैं। मान लेते हैं जो छात्रावास का नियत व्यय है वो x रुपये है, कि एक महीने का या एक दिन का जितना भी है वो कितना है, x रुपये। हमने मान लिया कि छात्रावास का जो नियत व्यय है फिक्स जो वो x रुपये है और प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य है वो y रुपये है। तो प्रश्नानुसार पहला जो बच्चा है वो 20 दिन के लिए भोजन करता है, तो उसे छात्रावास के कितने रुपए देने पड़ते हैं, 1,000 रुपये। तो पहले प्रश्न के अनुसार अब x जो कि नियत व्यय है प्लस 20 दिन, एक दिन के खाने कितने हैं, y रुपये, तो 20 दिन के खाने कितने हुए, 20 y रुपये। तो x रुपये नियत व्यय है और एक दिन का y रुपये के हिसाब से 20 दिन का जो खाने का जो खर्च है वो 20 y रुपये है। तो कुल मिला के पहले बच्चे ने कितने रुपये वहाँ दिए छात्रावास में, 1,000 रुपये। तो ये आपकी पहली समीकरण आ गई नंबर 1। x जो कि नियत व्यय है, जो उसको हर बच्चे को लगता ही लगता है, और क्योंकि बच्चे ने 20 दिन खाना खाया है और एक दिन खाना खाने का मूल्य है y रुपये, तो 20 दिन खाना खाने का मूल्य क्या आएगा, 20 y रुपये। तो x प्लस 20 y कितना आएगा, 1,000 रुपये। दूसरा बच्चा 26 दिन तक खाना लेता है तो उसको भी x रुपये तो नियत देना ही पड़ेगा, और 26 दिन खाने का जो किराया है 26 y रुपये। एक दिन का y रुपये तो 26 दिन का कितना है, 26 y रुपये। तो वो कुल मिला के कितने रुपये देता है, 1180 रुपये। ये समीकरण नंबर 2। ये हमारे पास 2 रैखिक समीकरण आ गई। इनको आप वज्र गुणन विधि से आप हल कर सकते हैं, या प्रतिस्थापन या विलोपन विधि जो आपको आसान लगती है उस विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। ये पहला पार्ट था, हमने सीखा, केवल हमने इनको बीजगणितीय रूप में चेंज किया और आप इसको आगे हल कर सकते हैं किसी भी विधि से। अब इसका पार्ट नंबर 2 भिन्न से संबंधित, जो काफ़ी सारे हम प्रश्न पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या मानते थे, माना अंश x है, हर y है, तो भिन्न क्या बन जाती है आपकी x/y। तो भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा जाता है। अंश में से अगर 1 घटा दें तो भिन्न क्या बन जाती है, 1/3। r पर गुणा करके पहली समीकरण बन जाएगी आपकी 3x - 3 बराबर है y। तो 3x - y, ये 3 को उधर ले जाओ, या 3x - y - 3 बराबर 0। और दूसरी समीकरण क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है जब उसके हर में अंश ऐसे कैसे रखें और हर में 8 जोड़ दें, तब ये भी कितनी बन जाती है, 1/4। y r पर गुणा करने पर 4x बराबर है y + 8। तो ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण, इन दोनों समीकरणों से को आप जिस विधि से आप सोल्व करना चाहते हैं, वज्र गुणन विधि से अगर सोल्व करना चाहते हैं तो उससे आप सोल्व कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न में
यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश एक टेस्ट देता है जिसमें उसको 40 अंक मिलते हैं। जब उसे सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले। अगर उसने उत्तर सही किया है तो सही उत्तर के कितने अंक मिलते हैं, उसको 3 अंक मिलते हैं। तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। यानी कि कहने का मतलब ये है, शुद्ध यानी कि सही अगर उत्तर लिखा है तो उसके 3 अंक मिलते हैं, और अगर उत्तर गलत लिखा है तो उसका 1 अंक कटौती मतलब काट लिया जाता है। तब उसका स्कोर कितना जाता है, 40 अंक आ जाते हैं उसके। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं। अगर शुद्ध उत्तर पे पहले कितने अंक मिल रहे थे, 3, और कटौती कितने की थी, 1 की। अब सही उत्तर पे अगर 4 अंक मिल रहे उसको, और अशुद्ध यानी गलत उत्तर पे उसके 2 अंक काट लिए जाएं, तब उसका स्कोर तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में बताओ कितने प्रश्न हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है कि टेस्ट में कुल क्वेश्चन पूछे गए कितने हैं। अब क्योंकि वो जब टेस्ट देने गया तो उसके सामने प्रश्न जो आएंगे, जब उनका हल करेगा तो वो शुद्ध आएंगे या अशुद्ध आएंगे। सही उत्तर और गलत उत्तर 2 तरह के उत्तर हो सकते हैं एग्जाम में। तो मान लेते हैं यश ने जो शुद्ध उत्तर दिए वो x प्रश्नों के दिए। माना यश ने शुद्ध उत्तर कितने दिए, x प्रश्न के, मतलब x प्रश्न के उसने शुद्ध उत्तर दिए और y प्रश्न के उसने अशुद्ध उत्तर दिए। क्योंकि वो पेपर कर चुका है तो उसने कितने शुद्ध किए कितने अशुद्ध किए वो हमने मान लिया। मान लो उसने शुद्ध कितने प्रश्न किए, कितने प्रश्नों के उत्तर दिए शुद्ध, यानी सही उत्तर कितने दिए प्रश्नों को दिए x के, और गलत उत्तर कितने प्रश्नों को दिए y प्रश्नों के। प्रश्नानुसार पहले प्रश्न में क्या होगा, अब देखिए जब उसे सही उत्तर के 3 अंक मिलते हैं। अब कितने शुद्ध किए उसने, कितने सही उत्तर किए हैं, x। एक उत्तर सही उत्तर के कितने अंक मिलते हैं, 3, तो 3x इस इतने अंक मिलेंगे उसको शुद्ध उत्तर करने के लिए। और क्योंकि उसने y उत्तर ऐसे हैं जो कि गलत हैं और एक उत्तर का 1 अंक कट जाता है, तो y उत्तरों के कितने कट जाएंगे, y। तो ये कटौती करेंगे तो यानी घट जाएगा, तो घटाने के बाद उसके अंक कितने आ जाते हैं, 40। ये आपकी पहली समीकरण आ गई। बस सही उत्तर के 3 अंक मिले तो 3x अंक हो गए उसके, उसमें से y हमने घटा दिया। क्यों, क्योंकि एक उत्तर के 1 नंबर कट जाता है, 1 अंक कट जाता है। तो कितने उत्तर उसने, कितने प्रश्न गलत किए उसने, y प्रश्न, तो y अंक उसके काट लिए गए। तो सही उत्तरों में से जो अंक थे उसमें गलत उत्तरों में जो अंक की कटौती की गई वो कटौती करने के बाद कितने बच जाते हैं, उसका स्कोर 40। दूसरी समीकरण, यदि उसे सही उत्तर के 4 अंक मिले। अब कितने सही प्रश्न किए उसने, 4x, तो एक प्रश्न के 4x अंक मिल जाएंगे उसको सही उत्तर के, और कटौती कितने की है, 2 अंक की। कितने गलत किए उसने, y प्रश्न गलत किए हैं, तो 2y अंक उसके काट लिए गए। अब स्कोर कितना आ जाता है उसका, 50। तो ये 2 समीकरण आपकी बन जाएंगी। तो पहली समीकरण 3x माइनस वाई माइनस ये 40 को इधर लेके आएंगे तो -40 बराबर 0, पहला समीकरण। और 4x माइनस 2y माइनस 50 बराबर 0। ये इसको दाएं पक्ष को हमने 0 क्यों बनाया, क्योंकि हम वज्र गुण विधि अप्लाई करना चाह रहे हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 2 समीकरण आपके सामने आ गई। सबसे पहले हम y का गुणांक -1, y का गुणांक -2, कोई बीच में भाग का निशान लगाने की जरूरत नहीं है। -40 माइनस 50, 3 4 x के गुणांक, फिर y -1 -2, कोई आपको भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके ऊपर छत लगा देनी है, जैसे हम दीवारों के ऊपर छत लगाते हैं उसके ऊपर लगाने हैं। तो पहले छत के ऊपर x को लेकर जाना है, इन पहले चर को x को यहाँ जो है, दूसरा फिर y चर को जो कि यहाँ है, और इसमें कोई चर नहीं है तो यहाँ क्या लगा देंगे 1। तो x के नीचे और y के नीचे और 1 के नीचे, तो x के नीचे क्या आएगा, -1 की -50 से गुणा, तो माइनस प्लस 50 से कम 50, -2 की -40 से माइनस प्लस 40 दूनी 80, तो ये प्लस 80 है तो माइनस का 80। क्यों, क्योंकि इसको इससे गुणा करने पर 50 माइनस फॉर्मूले का होता है, और इसको इससे गुणा करने पर 80 बराबर y बराबर है -40 104 से -4 चुके 160, माइनस 50 ये माइनस का 150, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि एक फार्मूला का माइनस और एक -50 को 3 से गुणा करने पर इक्वल टू 3 दूनी -6 -4 कम -4, तो माइनस क्या हो जाएगा +4। तो x के नीचे -30, y के नीचे -10 और 1 के नीचे -2। तो r पर गुणा करने पर x के नीचे -30 बराबर -1 बटा 2 पहले, और y के नीचे -10 है तो 1 बटा 2 -2, यानी पहले x बटे -30 को 1 बटा 2 के बराबर लिखा, फिर y बटे -10 को -1 बटा 2 के बराबर लिखा। फिर क्योंकि x अपन करना r पर गुणा करने पर, या x कितना आएगा, ये जो भाग में है कहाँ चला है गुणा में, तो -30 बटे 2,
ये -10 कहाँ चला है, गुणा में, तो -10/2। तो x का मान कितना है, माइनस माइनस कट गया, 2 15 दूनी 30, 2 पंजे 10, तो x का मान कितना आया 15 और y का मान कितना आया। अतः उसने कितने सही उत्तर किए 15 और गलत उत्तर कितने किए 5। अतः परीक्षा में कितने परसेंट थे, सही परसेंट 15 करके आया वो और गलत परसेंट कितने 5 करके आया, तो कुल मिला कितने परसेंट है 20। अब नेक्स्ट प्रश्न है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B हैं। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। मतलब 2 स्थान हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। ये A स्थान है, ये B स्थान है, ये A स्थान है, ये B स्थान है, जिनके बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। एक कार यहाँ A से चलती है और दूसरी कार यहाँ B से चलती है। एक कार A से दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं, वो एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर देती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो 5 घंटे बाद वो अलग अलग, यानी कि एक इधर जा रही है तो दूसरी भी इधर ही जा रही है, तो ये होती है एक दिशा में, और एक इधर आ जाए एक दूसरी इधर आ जाए तो वो हो जाती है विपरीत दिशा में। ये कहता है एक ही दिशा में अगर चलें, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा जब एक दूसरे के पीछे चलेंगी, तो बट 5 घंटे पश्चात वो एक बिंदु पर मिल जाती हैं। और अगर विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे बाद मिलती हैं। और वो विपरीत दिशा में मतलब एक A से इधर चली और एक A से इधर चली, तब उनको आपस में मिलने में कितना टाइम लग जाता है 1 घंटे बाद वो मिल जाती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो बताओ दोनों कारों की क्या चाल क्या है। तो मान लेते हैं जो यहाँ जो आपका प्रश्न है, मान लेते हैं जो A से चलने वाली कार की जो चाल है वो मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और B से चलने वाली कार की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा। यानी एक कार A से चल रही है, एक कार B से चल रही है, उन दोनों की जो स्पीड है वो अलग अलग है। पहले की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब पहले प्रश्न अनुसार, पहले प्रश्न में क्या बोला गया था, अगर यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। देखिए एक कार A से चली इधर की तरफ, इधर चली है ये एक कार, और दूसरी कार B से ये भी इधर चली, तो दोनों की दोनों एक ही दिशा में जब जा रही है तब देखिए एक कार A से एक कार B से चली तो 5 घंटे बाद, मान लो 5 घंटे बाद वो यहाँ पे जा करके मिल जाती हैं। ये कोई बिंदु C है वहाँ पे, क्योंकि कह रहा है 5 घंटे बाद, तो यानी कि यहाँ से यहाँ पे चलते हुए ये 5 घंटे बाद कहाँ पहुँच जाती है, दोनों C पे। यानी कि जो कार A पे है उसकी जो चाल है वो ज़्यादा है, B से जो कार चल रही है उसकी चाल कम है, तभी तो जाके मिलेंगे। अगर दोनों की चाल एक जैसी होती है तो कभी मिलती ही नहीं, परंतु 5 घंटे बाद वो दोनों आपस में एक दूसरे को मिल रही हैं। तो इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, और एक कार A से चल रही है एक कार B से चल रही है, वो एक ही दिशा में जा रही है। अब पहली कार A से चली, A से चलने वाली कार की स्पीड क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा, h पर आर मतलब 1 घंटे में x किलोमीटर जाती है। तो A से C तक जाने में उसने कितनी दूरी तय की, क्योंकि A से C तक जाने में उसको 5 घंटे लगे, तो 5 घंटों में 1 घंटे में x किलोमीटर जाती है, तो 5 घंटों में कितनी दूर जाएगी 5x किलोमीटर। और दूसरी कार जो B से चलती है उसकी चाल कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटा, 5 घंटे में वो B से C पे जाएगी, तो उसने कितनी दूरी तय की 5y किलोमीटर। यानी कि पहली कार जो चली उसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 घंटे में तय की, क्योंकि उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 घंटे में 5x किलोमीटर दूरी तय की। और दूसरी जो कार है B से चली और वो कहाँ पहुँच गई 5 घंटे बाद C पे, क्योंकि यहाँ से चलने के बाद यहीं पे पहुँची है वो C पे, यहाँ से आगे दोनों मिल गई। तो ये कितने किलोमीटर चली 5y किलोमीटर। यानी इसने कितनी दूरी तय की 5 घंटे में 5x किलोमीटर, इसने कितनी दूरी तय की 5y किलोमीटर। अब अगर हम AC में से BC घटा दें, A से C की दूरी में से अगर B से C घटा दें, यानी B से C को घटा दें, तो क्या बच जाएगा आपका AB। हमने क्यों घटाया, क्योंकि A से C की दूरी कितनी निकाली हमने 5x किलोमीटर, क्योंकि वो 5 घंटे में 5x किलोमीटर चली जाती है, माइनस B से C की दूरी कितनी निकाली हमने 5y,
क्योंकि y किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से 5 घंटे बाद 5y किलोमीटर दूरी तय करेगी वो, तो 5y बराबर किसके ए बी किसके बराबर है, ए से बी की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। तो ये पहली कंडीशन आपकी आ गई भाई। 5 घंटे में जो पहली गाड़ी है वो 5x किलोमीटर चली जाती है और दूसरी गाड़ी यहाँ से 5y किलोमीटर चली जाती है। अगर पूरी दूरी में से अगर BC को घटा दें तो क्या बचेगा ए बी कितना आपका 100, तो इसलिए हमने घटाया गया है। यहाँ से 5 सांजा निकालने के बाद यह क्या बचेगा x माइनस वाई बराबर है 100। ये जो 5 भाग में जाएगा तो क्या बन जाएगा 20। तो पहला आपका समीकरण आ गया x माइनस वाई, ये 5 नीचे जाएगा तो 100 के नीचे 5 जाएगा तो 20, तो 20 को उधर लिए तो -20 बराबर है 0। ये आपका पहला समीकरण आ गया। अब दूसरा समीकरण हम बनाते हैं। उसके बाद क्या करा था, अगर वो विपरीत दिशा में चलती हैं, दोनों कारें अगर विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे बाद आपस में मिलती हैं। अब दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है, एक कार ए से चली इधर और दूसरी कार इधर चली बी विपरीत दिशा में, यानी कि एक इधर जा रही है तो दूसरी इधर आ रही है, यानी कि एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, तो वो 1 घंटे के बाद आपस में मिल जाती है। मान लेते हैं पहली कार 1 घंटे बाद यहाँ पे पहुँच गई, क्योंकि इसकी ज़्यादा स्पीड है तो ज़्यादा दूरी तय करेगी, इसकी कम स्पीड है तो कम दूरी तय करेगी। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना घंटे लगे, तो यानी यहाँ पर पहुँचने पर इसको कितना टाइम लगा, 1 घंटे में x किलोमीटर जाती है, हमने इसकी स्पीड कितनी मान रखी है x, दूसरी की स्पीड y, तो 1 घंटे बाद कितनी पहुँच जाएगी, यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय करती है तो 1 घंटे बाद यहाँ पर पहुँच गई। और दूसरी जो कार है वो B से C तक पहुँचने में भी 1 घंटा लेती है, उसकी स्पीड कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी y किलोमीटर। यानी पहली कार ने कितनी दूरी तय की x किलोमीटर और दूसरी कार ने y किलोमीटर, यानी AC और उसने कितनी दूरी तय की BC, दोनों का जोड़ कितना आएगा AB। अब A से C की दूरी कितनी है x किलोमीटर और B से C की दूरी कितनी है y किलोमीटर, जो कि किसके AB किसके बराबर आपका 100 के बराबर है। तो ये आपकी दूसरी समीकरण आ गई, x प्लस वाई बराबर है, x पर 100 को उधर लेके जाएं तो -100 बराबर है 0। ये दो आपकी समीकरण आ गई। दोबारा से देख लेते हैं, तो पहली गाड़ी x किलोमीटर दूरी तय करती है घंटे में, दूसरी गाड़ी y किलोमीटर दूरी तय करती है घंटे में। 1 घंटे बाद दोनों एक दूसरे को यहाँ मिल जाती हैं। तो कितनी दूरी तय की इसने, x प्लस वाई, दोनों ने मिल करके वो किसी के बराबर 100 के बराबर। तो इन दोनों समीकरणों को आप वज्र गुणन विधि से आप हल कर सकते हैं। अब अंतिम प्रश्न नंबर पार्ट नंबर 5, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यानी एक आयत का क्षेत्रफल जो पहले था वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कब, यदि लंबाई 5 कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल में क्या हो जाता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की भी मैं ज्ञात कीजिए, मान लेते हैं आयत की लंबाई x इकाई है, क्योंकि यहाँ इकाई आपको मीटर सेंटीमीटर दी नहीं हुई तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने इकाई, और आयत की चौड़ाई है y इकाई। तो क्षेत्रफल क्या हुआ आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि x गुणा y। देखो लंबाई जब x है चौड़ाई y है तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि xy। प्रश्न अनुसार पहले प्रश्न में क्या करा था देखिए, अगर लंबाई 5 कम कर दी जाती है, लंबाई कितनी है, अब लंबाई कितनी है x, अगर वो 5 कम कर देंगे तो x माइनस 5 हो जाएगी लंबाई, ये लंबाई आ गई। लंबाई हमने कितनी निकाल दी x माइनस 5, क्योंकि लंबाई पहले कितनी थी x, और फिर क्या किया हमने, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई क्या की, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई में क्या किया हमने, जो चौड़ाई है y उसमें हम 3 इकाई घटा दें, 3 इकाई बढ़ा दें, 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो उस केस में जो क्षेत्रफल है, जो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है इसका क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, अब जो आएगा वो क्षेत्रफल कितना जाता है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो पहले क्षेत्रफल कितना था xy, तो वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई, यानी अब लंबाई कितनी है x माइनस 5, चौड़ाई कितनी है 3 बढ़ाने के बाद y प्लस 3, तो नया क्षेत्रफल कितना आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, जो पहले क्षेत्रफल था, पहले कितना था xy, उसमें से 9 इकाई कम हो जाता है, तो गुणा करने पर x y से गुणा करो xy, x की 3 से गुणा करने पर 3x,
5 की वाई से गुणा करने पर 5y और 5 दिए 15 बराबर है xy माइनस 9। अब क्योंकि बराबर के इधर भी xy पड़ा है, xy से xy कट जाएगा, तो 3x माइनस 5y और माइनस 15, ये 9 इधर जाएगा तो प्लस का 9 बराबर है 0। तो 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर है 0। ये समीकरण नंबर 1 आपका आ गया। अब दूसरी कंडीशन में क्या करा था, यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। लंबाई कितनी है, देखो वही लंबाई गुणा चौड़ाई आपका क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब लंबाई में क्या किया हमने, यदि लंबाई 3 इकाई तो लंबाई अब कितनी लंबाई हमने मानी थी x, अगर उसमें 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, तो चौड़ाई कितनी थी y, उसमें 2 इकाई बढ़ा दें, तो अब जो नया क्षेत्रफल आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, एक नया क्षेत्रफल आएगा। वो क्षेत्रफल कितना आएगा, जो पहले क्षेत्रफल है 2 इकाई बढ़ा देने तो क्षेत्रफल 27 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी कि वो जो क्षेत्रफल है अब आपका 67 इकाई बढ़ जाता है। यानी कि जो पहले क्षेत्रफल है उसमें कितना इफेक्ट रहता है, 67 प्लस हो जाता है। गुणा कर लेते हैं, xy प्लस x को 2 से करेंगे तो 2x, 3 को y से गुणा करने पर 3y और 3 दूनी 6 बराबर है xy प्लस 67। xy से xy कट जाएगा तो 2x 3y प्लस 6, इस 67 को इधर माइनस का 67 बराबर है 0। तो 2x ये कटने के बाद 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 67, ये 67 को इधर लेके माइनस 67, तो 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर है 0। इस समीकरण नंबर का क्वेश्चन सेकंड आ गया। यानी कि ये हमने कैसे निकाला, देखिए जो लंबाई हमने x मानी है, चौड़ाई हमने y मानी है और क्षेत्रफल हमारा xy हो गया। तो उस केस में लंबाई 5 जुटाने पर, चौड़ाई में 3 जोड़ने पर नई लंबाई और नई चौड़ाई से आप क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई जो नई है, और क्षेत्रफल में क्या आ जाता है, जो पहले क्षेत्रफल उसमें से 9 इकाई कम हो जाता है। तो पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में लंबाई 3 में बढ़ाने पर और चौड़ाई 2 इकाई भी बढ़ाने पर क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ जाता है, वो 67 इकाई ज़्यादा हो जाता है। तो इससे हमारी दूसरी समीकरण आ गई। इन दोनों समीकरणों को, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम वज्रगुणन विधि से हम x और y निकाल देंगे। x और y की वैल्यूज जो आएंगी वो क्या आ जाएंगे, आपकी जो विमाएँ हैं वो आपकी निकल जाएंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।